हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज की जो क्लास है जिसका नाम है संविधान की विशेषताएं। यह टॉपिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं संविधान के बड़े होने के कारण। तो याद रखिएगा, हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसका क्या कारण है? तो इसका पहला कारण हम ये बता सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ से भारतीय संविधान में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें से हम कुछ प्रावधान देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान में देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग जैसे राज्य स्तर पर जो परीक्षाएं की जाती हैं PCS स्तर की, इसमें 2 राज्यों के लिए भी प्रावधान किया गया है। जबकि 1937 में संघीय न्यायालय भी भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलता है। इनकी 2 राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है। तथा संघ राज्य समवर्ती सूची भी 1935 के अधिनियम में देखने को मिलती है। जबकि भारत से म्यांमार जो अलग हुआ था या बर्मा अलग हुआ था, उसको याद रखना होगा। जबकि जो मत का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वो भी भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित मिलता है। तो जब यह प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए तो भारतीय संविधान का बड़ा होना स्वाभाविक बात थी। इसके बाद देखते हैं कि दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि केंद्र एवं राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, भारत में देखा जाए तो संचालन केंद्र व राज्य स्तर पर किया जाता है। जबकि भारत में राज्यों को देखा जाए तो राज्यों की संख्या 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि इनका जो संचालन होगा तो वह अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से होगा। इसीलिए भारतीय संविधान का एक ये भी कारण है जिस वजह से ये बड़ा संविधान है। जबकि तीसरा प्रमुख कारण देखा जाए तो देखते हैं भारत की जनसंख्या व विस्तार। भारत की जनसंख्या वर्तमान में देखा जाए तो विश्व में यह प्रथम स्थान पर आता है पॉपुलेशन में, जबकि क्षेत्रफल में देखा जाए तो 7वें स्थान पर आता है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जबकि संविधान की मोहर क्या है? हाथी, क्योंकि इसीलिए संविधान की मोहर हाथी रखी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके बाद प्रारंभ करते हैं जो आज का अपना टॉपिक है, संविधान की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम देखते हैं विशेषताओं को। तो यह एक दृष्टि में देखा जाए तो यह जो टॉपिक है वो PT प्लस मेंस दोनों की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं एक दृष्टि में कि वयस्क मताधिकार प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सहकारी समितियाँ, संघीय व्यवस्था, आपातकाल, विभिन्न स्रोतों से ही विहित, एकल नागरिकता, 32 स्तरीय पंचायत प्रणाली। तो याद रखिएगा, यही क्या है, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद इनको हम देखते हैं डिटेल में कि इनमें क्या उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं वयस्क मताधिकार प्रणाली। तो याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो 18 वर्ष की आयु का जो कोई व्यक्ति है वह वोट देने के लिए जब जाता है तो जो उसका प्रावधान है वही वयस्क मताधिकार प्रणाली कहलाता है। तो याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 में मत देने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। यानी कि अब कोई 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति मत दे सकता है। इसके बाद देखते हैं दूसरी प्रमुख विशेषता जिसे हम धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। इसके बारे में याद रखना होगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि भारत का जो संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष है और यह किसी भी धर्म को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द था उसको जोड़ा गया था। जबकि मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है।
इसके बाद देखते हैं तीसरी प्रमुख विशेषता, जिसका नाम है, जिसको हम देखेंगे मूल अधिकार। इसे हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों के बारे में याद रखना है कि इनका उल्लेख जो है भाग 3 में मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये अवस्थित हैं। मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके लिए व्यक्ति अपने न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है और जिसके लिए जो न्यायालय है वो जवाबदेह है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, जबकि संस्कृति व शिक्षा का जो अधिकार है वह 29 से 30 आर्टिकल तक अवस्थित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मिलता है तथा अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। जबकि प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या कुल 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसे सूची से हटा दिया जाता है। इसके बाद अगली प्रमुख विशेषता देखते हैं, जिसका नाम है मूल कर्तव्य। तो इसमें याद रखना होगा कि जो अगली प्रमुख विशेषता है मूल कर्तव्य, इनका जो उल्लेख है भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में मिलता है। अनुच्छेद 51 का एक क्या कहता है कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे तथा राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। अगर आपने यह टॉपिक नहीं किया है कंप्लीट तो इनके यह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसे वहाँ से कर लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट जो विशेषता देखते हैं उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में याद रखना होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनूठी विशेषता बताया था। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख भाग 4 में मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, तथा यह 3 भागों में बांटे जाते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। यह भी टॉपिक करा दिया गया है, अगर आपने नहीं किया है तो इसको प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं DPSP टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट विशेषताएं, जिनका नाम है सहकारी समितियां। सहकारी समितियों को देखा जाए तो यह भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ी गई थी, जिनका उल्लेख आर्टिकल 43B में भी मिलता है। ये भी याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 43B है इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य है लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, आर्थिक मजबूती के साथ काम करना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विशेषता संघीय व्यवस्था। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा संघीय व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पर कि संविधान में क्या याद रखना है, एक तो कठोर पूछा जाएगा, कठोर या लिखित। तो ये संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं, लिखित संविधान यानी कि कठोर संविधान, ऐसे याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्हीं विशेषताओं को देखते हैं, संघीय विशेषताओं को। तो संघीय में कठोर और लिखित संविधान देखा, बा द्विसदनी विधायिका और द्वैध राज पद्धति, इनकी D2 से याद रख लीजिएगा। D2 इनकी द्वैध राजपद्धति और द्विसदनी विधायिका। S3 से याद रख सकते हैं कि S3 से संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये कैसी व्यवस्थाएं हैं? तो संघीय व्यवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो एकात्मकता के लक्षण देखते हैं, और एकात्मकता में सर्वप्रथम याद रखिएगा एकल जो शब्द लगा हुआ है, इनकी एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान। एकात्मक का मतलब ही यही है कि मतलब जो केंद्र स्तर पर जो लागू हो या तथा राज्यपाल व अखिल भारतीय सेवाएं भी एकात्मक व्यवस्था में शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारे भारतीय संविधान में अगली प्रमुख विशेषता है जिसका नाम है आपातकाल। आपातकाल को देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन को देखा जाए तो अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल को देखा जाए तो अभी तक यह लगा नहीं है, तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। इसके बाद देखते हैं अगली प्रमुख विशेषता विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से वित्त का मतलब होता है कि मतलब भारतीय संविधान विश्व के कई देशों से लिया गया है। इनके भारतीय संविधान में अधिकतर उपबंध हैं विश्व के अनेक देशों से लिए गए हैं, जबकि भारत का अधिकांश जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो अभी हमने देखा था। संविधान के जो दार्शनिक भाग हैं इनके मौलिक अधिकार और DPSP, इनके बारे में याद रखिएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से अपनाए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से अपनाए गए हैं।
तथा यह टॉपिक भी जो संविधान का स्रोत है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं नागरिकता। इनकी नेक्स्ट जो प्रमुख विशेषता है उसका नाम है नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में हम याद रख सकते हैं कि भारत ने एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से अपनाई है। मतलब इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति भारतीय जो नागरिक है वह देश का नागरिक होगा, ना कि जिस राज्य में वह रह रहा है वहाँ का नागरिक। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो वहाँ पर व्यक्ति देश का भी नागरिक होता है, जिस राज्य में रह रहा है उसका भी नागरिक होता है। इसीलिए वहाँ की जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारतीय नागरिकता कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इसके बाद देखते हैं अगली प्रमुख विशेषता, जिसका नाम है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को देखा जाए तो इसको जो मान्यता दी गई थी वह है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को। तो संविधान की विशेषताओं को कंप्लीट कर लिया गया है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।